हेलो स्टूडेंट्स। हाँ, तो अपना दूसरा टॉपिक चल रहा है, ठीक है। और टॉपिक का जो नाम है अपना वो है आवेश की कंडीशन, ठीक है। तो चैप्टर वही अपना पहला चल ही रहा है, सबको पता है कि चैप्टर नंबर फर्स्ट है। और चैप्टर फर्स्ट का जो नाम है वो है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र में अपना जो टॉपिक है वो चल रहा था आवेश की स्थितियां, ठीक है। आवेश की स्थितियां, आवेश की स्थितियां। तो हमने बात की थी कि आवेश की कितनी स्थितियां होती हैं, सबको ज्ञात होगा, ठीक है। तो आवेश की जो स्थितियां होती हैं वो तीन स्थितियां थी। पहली स्थिति, दूसरी और तीसरी, ठीक है। तीनों स्थितियों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोबारा से सुन लेना जहां तक मैंने करा दिया है। पहली स्थिति में आवेश जो है वो कैसी अवस्था में था? स्थिर अवस्था में था, ठीक है। दूसरी अवस्था में आवेश गतिशील है और तीसरी जो स्थिति है इस आवेश की वो भी क्या है? गतिशील है, ठीक है। आवेश की जो स्थिति है वो भी क्या है? गतिशील है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम, क्या सुनना ध्यान से, कि आवेश जो है जब स्थिर अवस्था में था, इसका मतलब इसका जो वेग है वो कितना है? 0 है। यहां पर आवेश गतिशील है तो इसका वेग जो है वो कैसा है? नियत है। और यहां जो आवेश है ये वेग कैसा है? इसका नियत नहीं है, ठीक है। परिवर्ती वेग है या नियत नहीं है, ठीक है। ये हम बात कर रहे थे, ठीक। अच्छा, फिर आगे हमने क्या कहा कि जब वेग 0 है तो इसका त्वरण a बराबर भी क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। वेग कांस्टेंट है लेकिन त्वरण क्या होगा? जब वेग कांस्टेंट है तो त्वरण क्या होगा? 0 होगा, ध्यान रखना, ठीक है। पहले बोला था नियत राशि का अवकलन 0 होता है। और वेग नियत नहीं है तो यहां पर त्वरण उत्पन्न होगा, इसका मतलब त्वरण a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस गति को हम कहते हैं त्वरित गति। क्या कहेंगे इसको? त्वरित गति, ठीक है। तो यहां तक हम बात कर चुके थे लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। अब हम इससे आगे बात करने जा रहे हैं। मैंने पहले बोला था आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से कंपटीशन एग्जाम हो चाहे बोर्ड क्लास हो, एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, ठीक है। तो पूरा ध्यान से देखना भाई। हाँ जी, तो आप देखना आगे कि त्वरण 0 है, वेग 0 है, इसका मतलब आवेश का प्रवाह नहीं हो रहा है, आवेश का प्रवाह नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आवेश का प्रवाह नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आवेश स्थिर अवस्था में है तो आवेश प्रवाह नहीं है। तो याद करो, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? आवेश प्रवाह की दर क्या कहते हैं भाई? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। इसका मतलब यहां पर विद्युत धारा I का जो मान होगा वो कितना होगा? 0 होगा। नहीं, यही बात समझ में, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम? सुनना ध्यान से दोबारा। जब आवेश का प्रवाह नहीं हो रहा है, आवेश स्थिर अवस्था में है, इसका वेग 0 है, तो उस कंडीशन में जो विद्युत धारा का मान होगा वो भी क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा होती है आवेश के प्रवाह की दर, ठीक। जब प्रवाह नहीं हो रहा तो धारा नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, गतिशील अवस्था में आवेश का प्रवाह हो रहा है, ठीक है। आवेश का क्या हो रहा है? प्रवाह हो रहा है, ठीक है। तो गतिशील अवस्था में आवेश का प्रवाह हो रहा है, त्वरण 0 हो चाहे त्वरण 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आवेश गतिशील है, इसका प्रवाह हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? आवेश गतिशील अवस्था में है तो इसका मतलब यहां विद्युत धारा I इज नॉट इक्वल टू क्या होगी? 0 होगी, ठीक है भाई। तो इसका मतलब है कि जब यहां प्रवाह नहीं हो रहा है तो उस समय I बराबर 0 है, और आवेश का जब प्रवाह हो रहा है और नियमित वेग से हो रहा है तो उस कंडीशन में धारा 0 नहीं होगी, इसका मतलब यहाँ विद्युत धारा उत्पन्न होगी, ठीक है। इस कंडीशन में भी देखना, आवेश स्थिर अवस्था में नहीं है, गतिशील है, तो इसका मतलब यहां भी I इज नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो यहां भी विद्युत धारा का मान 0 नहीं होगा, ठीक। हाँ जी, तो अब आगे देखना भाई,
मैं बार बार कह रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना भाई, सुनना। स्थिर, वेग 0, त्वरण 0, आई भी 0। ठीक। गतिशील, वेग नियत, त्वरण 0, आई इज नॉट इक्वल टू 0। गतिशील, वेग नियत नहीं है, त्वरण 0 नहीं है, आई 0 नहीं है। ठीक है। अब देखना, जब विद्युत धारा नहीं है तो उस कंडीशन, लेकिन आवेश है, विद्युत धारा नहीं है लेकिन आवेश है। ठीक है। तो याद करो 10th क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, याद हो, एक प्रयोग पढ़ा था, और वो था ओरस्टेड का प्रयोग। ठीक है। सबने पढ़ा होगा, आसन ध्यान आ जाएगा, है ना, ध्यान से सुनना। ओरस्टेड का प्रयोग पढ़ा था। ओरस्टेड एक वैज्ञानिक था, उसका एक प्रयोग था, और उस प्रयोग में इसने ये कहा था, चुंबक वाला प्रयोग किया था, कि यदि किसी चालक तार में धारा का प्रवाह होता है, क्या कहा था ओरस्टेड ने, यदि किसी चालक तार में आवेश का प्रवाह होता है या विद्युत धारा बहती है तो इसके चारों ओर, तार के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उस क्षेत्र को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। पढ़ा होगा सबने पढ़ा होगा। ठीक है। क्या, दोबारा सुनो, कि कोई तार है, चालक तार है, अगर इस चालक तार में धारा का प्रवाह हो रहा है तो इस चालक तार के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। हम बात कर रहे थे कि आवेश है तो उस कंडीशन में एक बल उत्पन्न होता है, और वो कौन सा बल था, याद करो, लास्ट क्लास में हमने बात की थी, विद्युत चुंबकीय बल। कौन सा था भाई, विद्युत चुंबकीय बल था। तो इसका मतलब आवेश गतिशील अवस्था में है तो उस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र है, चारों ओर उत्पन्न होगा, लेकिन आवेश है, और आवेश के कारण ही कौन सा क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है। आवेश के कारण कौन सा क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, और आवेश के प्रवाह के कारण कौन सा क्षेत्र है, वो चुंबकीय क्षेत्र हो गया। नहीं, ये बात सुनने, इसका मतलब आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र होगा। तो आवेश से ही हम डिफाइन करते हैं विद्युत, विद्युत का मतलब ही आवेश होता है। ठीक है। तो आवेश है तो विद्युत होगा, और आवेश गतिशील भी है तो चुंबकीय भी होगा। नहीं, ये बात समझे। ठीक है। दोनों कंडीशन में बात कर ली कि आवेश है तो विद्युत तो होगा, लेकिन यदि आवेश गतिशील है तो चुंबकीय भी होगा। ठीक। अब यहां देखो, यहां आवेश तो है लेकिन गतिशील नहीं है, इसका मतलब आवेश है तो विद्युत होगा। समझ में आ रहा है, आवेश है तो विद्युत होगा, लेकिन आवेश गतिशील नहीं है तो चुंबकीय नहीं होगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये बात हमारे बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि यहां स्थिर आवेश के कारण केवल और केवल कौन सा क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। कौन सा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है। और गतिशील आवेश के कारण, और इस वाली कंडीशन में देखें तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा भाई, ध्यान से देखना, कि इस वाली कंडीशन में आवेश है, विद्युत होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है। और आवेश गतिशील भी है, गतिशील भी है, तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, यानी दोनों क्षेत्र होंगे। ठीक है। विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों होंगे। ठीक है। अब यहां देखते हैं, आवेश है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र है। ठीक। गतिशील है, चुंबकीय क्षेत्र भी है, लेकिन आवेश कैसी गति कर रहा है, त्वरित गति कर रहा है। त्वरित गति का मतलब कभी इसका वेग बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है ना। तो जब ऐसी स्थिति आती है, परिवर्तन की स्थिति आती है, तो इसका मतलब त्वरण है। त्वरण है तो आवेश पर, आवेश की गति पर क्या लगेगा, बल लग रहा है, और जब बल कार्य कर रहा है तो उस समय ऊर्जा के मान में परिवर्तन होगा, है ना। जैसे मान चलो, अगर हम किसी प्लेन सड़क पर दौड़ते हैं तो उस प्लेन सड़क पर अपना वेग नियत रहेगा, है ना, हम आसानी से सीधे दौड़ सकते हैं। लेकिन अगर मान चलो टूटी सड़क है तो कभी तो वेग ज्यादा हो जाएगा हमारा, कभी हम कम हो जाएगा हमारा वेग। नहीं, तो टूटी सड़क पर अगर हम दौड़ना चाहें तो वहां हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, या फिर प्लेन सड़क पर ज्यादा एनर्जी चाहिए,
तो कहां ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी? टूटी सड़क पर, है ना। एनर्जी हमारी कहां ज्यादा वेस्ट होगी, पसीना कहां ज्यादा निकलेगा? टूटी सड़क पर। नहीं है ये बात समझ में? क्लियर है ना। तो समस्या कहां आई? टूटी सड़क पर। इसका मतलब कहां पर त्वरण है? टूटी सड़क पर। त्वरण है, एनर्जी उत्पन्न हो रही है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के कारण हो रहा है। क्यों? यहां में विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना आवेश पर। तो इन दोनों के कारण जब परिवर्तन हो रहा है तो जो एनर्जी वहां पर उत्पन्न हो रही है वो एनर्जी कहलाती है, किसके रूप में निकलती है? एक किरण के, एक विकिरण के रूप में निकलती है। और वो एनर्जी जो है वो क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। ठीक है भाई, ये होती है मॉडर्न फिजिक्स अपनी। ठीक था। तो इसका मतलब है हमारे बहुत अच्छे से समझ में आया। क्या चीज समझ में आई? कि अगर आवेश स्थिर अवस्था में है तो स्थिर आवेश के कारण केवल और केवल कौन सा क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। गतिशील आवेश के कारण, और वो भी कैसा? नियत वेग से। तो नियत वेग से गतिशील आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। ठीक है। और अगर आवेश की गति त्वरित है तो त्वरित गति के कारण विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का स्रोत क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का स्रोत जो होगा वो क्या होगा? त्वरित आवेश होगा, या फिर आवेश की त्वरित गति। आवेश की त्वरित गति। ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन ये पूछता है कि स्थिर आवेश के कारण कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो कौन सा क्षेत्र? ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दे देगा, उपरोक्त सभी। तो स्थिर आवेश के कारण कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा? केवल और केवल विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट होगा अपना। ठीक। क्वेश्चन पूछता है कि नियत वेग से, आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड क्लास में, कि नियत वेग से गतिशील आवेश के कारण कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो हम लिखेंगे विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। ठीक। और पूछा जाए कि त्वरित आवेश से या आवेश की त्वरित गति के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो क्या उत्पन्न? विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है। ठीक है भाई। तो यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है। हाँ जी। हो गया होगा। चले भाई आगे। चलो भाई, तो मिटा देते हैं इसको और क्वेश्चन लिखते हैं फिर यहां पर। ठीक है। हाँ जी। और जिनके पास स्क्रीनशॉट का कोई जुगाड़ नहीं है, स्क्रीनशॉट का कोई जुगाड़ नहीं है, वो साथ साथ उतारते रहना भाई। ठीक है। और बाद में फिर अपनी लिंक जो आपने दे रखी है आपको, है ना, स्टॉप करके उतार लेना, वीडियो को स्टॉप कर देना, उतार लेना। ठीक है। फिर आगे देखना। ठीक। तो अपने पास लिंक तो रहेगी और उस लिंक को आप बार बार देखते रहना। ठीक है। आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो मिटा देता हूं भाई मैं इससे। हाँ जी, देखना भाई क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन सुनना कि स्थिर आवेश के कारण, स्थिर आवेश के कारण, स्थिर आवेश के कारण कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? ठीक है। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो आंसर क्या रहा अपना? केवल और केवल, केवल और केवल विद्युत क्षेत्र, केवल और केवल विद्युत क्षेत्र। ठीक है सर। अच्छा, नेक्स्ट। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या होगा अपना वो सुनना।
क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा कि नियत वेग से गतिशील आवेश के कारण कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो नियत वेग से गतिशील आवेश के कारण कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा? तो बताओ भाई, नियत वेग से गतिशील है तो गतिशील आवेश के कारण, तो आवेश है तो विद्युत है और गतिशील है तो चुंबकीय। ठीक है, तो दोनों क्षेत्र उत्पन्न होंगे और वेग दे रखा है नियत, ध्यान रखना नियत दे रखा है और नियत दे रखा है तो उस कंडीशन में होगा, और त्वरित दे रखा होता तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे लिखते केवल। ठीक है, तो क्या होगा आंसर होगा अपना क्या? विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ठीक है, ये होगा अपना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अपना, वो सुनना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा कि त्वरित आवेश के कारण, त्वरित आवेश, या फिर मैं दूसरा शब्द लिख सकता हूं क्या? आवेश की त्वरित गति के कारण कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है भाई, बताओ फटाफट। कौन सा? तो क्षेत्र नहीं है, कौन है? विद्युत क्षेत्र भी है, चुंबकीय क्षेत्र भी है, लेकिन इनसे मिलकर क्या उत्पन्न हो रही है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, तो क्या उत्पन्न होता है? ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, क्या उत्पन्न होता है, कारण क्या उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? तो क्या उत्पन्न होता है भाई? विद्युत चुंबकीय तरंगे, एनर्जी निकलती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है, क्या पता है हमें कि सब आवेश गतिशील है, और गतिशील है तो दोनों क्षेत्र हैं, तो इन दोनों क्षेत्रों में परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न होगा? ऊर्जा उत्पन्न होगी, और वो ऊर्जा जो निकलती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकलती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, और ये वाला आया वो क्वेश्चन है ये वाला। ठीक, हाँ जी, तो ये मिटा देता हूं नीचे से। अच्छा, अब इसका उल्टा क्वेश्चन पढ़ते भाई। उल्टे क्वेश्चन क्या होंगे इनके, वो सुनना ध्यान से। जैसे इससे का उल्टा क्वेश्चन क्या होगा, वो सुनना। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, उल्टा क्वेश्चन कैसे बनेगा? कैसे बनेगा भाई उल्टा क्वेश्चन? कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का स्रोत है ना? क्या है उत्पत्ति का स्रोत, क्या है? ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की, विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का स्रोत क्या है? ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसे उत्पन्न होती है? ठीक है साहब, तो किसके कारण उत्पन्न होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें? आंसर क्या होगा अपना? आवेश की त्वरित गति, आवेश की त्वरित गति, या फिर हम इसको बोलते हैं त्वरित आवेश, त्वरित आवेश। ठीक है, अगर कहीं एक ऑप्शन और दिख जाए तो उसे टिक कर देना भाई, क्या है? दोलित्र। ठीक है, तो दोलित्र के कारण भी विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं। ठीक है, दोलित्र आगे चल के पढ़ेंगे हम। ठीक है, कहां? जो लास्ट का जो अपना चैप्टर है वहां जाके हम इसको पढ़ेंगे, दोलित्र को। ठीक है, तो अभी इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर रहे, तो अभी फिलहाल हमें यह समझना है कि क्वेश्चन हमारा किस प्रकार पूछा जा रहा है।
1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा और कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, हाँ जी, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं भाई। हाँ जी, हो गया होगा। चलो मिटा देता हूं मैं ऊपर से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा अपना, वो सुनो। मैंने क्या बोला, यहां उल्टे क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, तो केवल और केवल क्या है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं क्वेश्चन में कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है, तो विद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है, आवेश। ठीक है, और आवेश दोनों ही स्थितियों में है, स्थिर में भी है और गतिशील में भी है। इसका मतलब आंसर देखो अलग हो जाएगा। ध्यान रखना कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो कौन कौन सी कंडीशन से, स्थिर और गतिशील दोनों के कारण। ठीक है, ध्यान रखना क्या है क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है, तो स्थिर आवेश के कारण भी हो रहा है और गतिशील आवेश के कारण भी हो रहा है। और पूछे अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है, तो केवल और केवल गतिशील आवेश के कारण। ठीक है, तो उल्टे क्वेश्चन दोनों बन गए, समझ में आ गए होंगे अच्छे से। लिख देता हूं मैं, ध्यान से देखो, मिटा देता हूं ये। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, कि विद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है, कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है, तो बताओ, स्थिर तथा गतिशील दोनों आवेशों के कारण, दोनों आवेशों के कारण। ठीक, ये अपना आंसर रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है, किसके कारण उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है, बोलो, केवल और केवल, केवल और केवल गतिशील आवेश के कारण, गतिशील आवेश के कारण। ठीक है भाई, तो ये अपने जितने भी क्वेश्चंस अपने बनते थे चार्ट के आधार पर, वो सारे क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर है सबके, है ना। और किसी को अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में मेरे को डाल देना, उस समस्या का हल आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है साहब, चलो मिटा देते हैं इसको। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट सभी ने, चलो मिटाते हैं। तो आवेश की डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि आवेश की डेफिनेशन क्या है अपने पास, लिख लेते हैं उसके भौतिक गुण के आधार पर। ठीक है, आवेश, तो आवेश वस्तु का वह भौतिक गुण है जिसके कारण वस्तु विद्युत तथा चुंबकीय दोनों प्रभाव प्रदर्शित करती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि आवेश है
तो आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र भी आ रहा है और चुंबकीय क्षेत्र, दोनों प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, तो आवेश की जो डेफिनेशन है वो क्या हो गई कि आवेश वस्तु का वह भौतिक गुण है जिसके कारण वस्तु विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। ठीक है भाई, है ना। तो आवेश की अपने पास डेफिनेशन हो गई। क्या डेफिनेशन आई कि आवेश वस्तु का वह भौतिक गुण है जिसके कारण वस्तु विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो ऐसे कई सारी डेफिनेशन हम आवेश की दे सकते हैं। ठीक है, और किसके आधार पर दे रहे हैं, उसके गुण के आधार पर। ठीक है, तो आवेश की जो डेफिनेशन है उसके गुणों के आधार पर दी जाती है। लेकिन वास्तव में आवेश है क्या, वो मैं आपको बता चुका। आवेश वस्तु का एक गुण होता है, जैसे द्रव्यमान वस्तु का एक गुण है, ऐसे ही आवेश भी एक वस्तु का गुण होता है। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। इस चीज का भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आगे चलते हैं भाई। ठीक है भाई, हो गया होगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं भैया, तो हमने क्या क्या देखा यहाँ पर कि आवेश की तीन कंडीशन हमने देखी। ठीक है, सिलेबस पर डिस्कस करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। और अभी लॉकडाउन के चलते आपका सिलेबस कम होगा, है ना। जब से भी स्कूल खुलेंगे उस स्कूल के खुलने की तारीख के आधार पर आपका सिलेबस कम होगा। अब कितना कम हो, 30% हो, चाहे 40% हो, चाहे 50% हो, है ना। और किस हिसाब से वो सिलेबस कम करते हैं उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम उसी आधार पर चलेंगे जैसे अपना पहला चल रहा है। ठीक है, क्यों, ये जो चैप्टर चल रहा है, ये बेसिक जो चल रहा है आपका, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं, ये पूरा आपके आगे फ्यूचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ना सोचें अपने दिमाग से, पहली बात अपने दिमाग से एक चीज निकाल देना कि लॉकडाउन के चलते, है ना, सिलेबस कम होगा, मौज हुई अपनी, मौज नहीं हुई आपकी, है ना। आपका बहुत सारा मैटर आपसे निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी जो मिल रहा है उसको बड़े ध्यान से, ठीक है, और ईमानदारी से पढ़ना है। ठीक है, ईमानदारी से प्राप्त करना है। ठीक, तो देखना भाई, तो तीन चीज हमने पढ़ी कि स्थिर आवेश, एक पढ़ा हमने गतिशील आवेश, लेकिन ये गतिशील कैसे है, नियत वेग से। ठीक, और ये पढ़ा हमने, ये भी गतिशील था लेकिन कैसा गतिशील है, त्वरित आवेश है। ठीक है, त्वरित गति है। तो ये जो कंडीशन उत्पन्न हो रही है स्थिर आवेश की, ये हम अभी प्रेजेंट में जो अपना सिलेबस है उसके आधार पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों चैप्टर्स के अंदर हम बात करेंगे किसकी, स्थिर आवेश की। किसकी बात करेंगे, स्थिर आवेश की बात करेंगे। और नियत वेग से गतिशील मतलब कौन सा, पांचवा, छठवां, 7, ठीक, और 8वां चुंबकीय केवल अपना, ठीक, 9 और 10, ये सारे चैप्टर्स जो पढ़ेंगे हम वो इस गतिशील पर आधारित पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें 9 और 10 वाला जो चैप्टर है इसमें थोड़ा सा मैटर इसका भी है, त्वरित गति का। ठीक है भाई, क्लियर है। और 8वां जो चैप्टर है ये अपना कौन सा है, चुंबक वाला है। केवल इसके बारे में हम बात करेंगे, केवल चुंबक के बारे में अध्ययन करेंगे कि चुंबक के गुण क्या होते हैं, चुंबक कैसी होती है, कैसे प्राप्त होती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर बात करेंगे किसमें, 8वें चैप्टर में। ठीक, 10 तक हो गया कंप्लीट। 11वां जो चैप्टर है वो अपना प्रकाश की रहेगा, 11 और 12 दोनों, 11 और 12 ये प्रकाश की वाले चैप्टर हैं। ठीक है, ऑप्टिक्स के चैप्टर हैं जो हमने 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़े होंगे, सॉरी 10th क्लास में आपने पढ़े होंगे, लेंस वगैरह और ये सारी चीजें। ठीक है, तो लेंस,
प्रतिबिंब बनना, है ना, ये सारी चीजें, बिंब प्रतिबिंब वगैरह, ये सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी 13वां जो चैप्टर है, ये 13वां चैप्टर है प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसको आप लोग केमिस्ट्री में 11th में पढ़ लिया होगा आपने, ठीक है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये 13वां चैप्टर है अपना। और ये चैप्टर हमने पढ़ा था कहाँ, केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। E बराबर एच न्यू, है ना, प्लांक का नियम वगैरह, ये सारी चीजें, फोटोन वगैरह, ये 13वें चैप्टर में, है ना, केमिस्ट्री के 11th बुक में, है ना, पढ़ा है हमने। अच्छा, नेक्स्ट 14वां जो चैप्टर है, ये भी पढ़ा हुआ है और इसका नाम है परमाणु, ठीक है। हम यहां भी पढ़ेंगे इसको, इसका नाम है परमाणु, ठीक। नेक्स्ट 15वां जो चैप्टर है, 15वां चैप्टर, ठीक है, वो है नाभिक का, जो परमाणु के केंद्र में पाया जाता है, ठीक है। 16वां जो चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका नाम है अर्धचालक युक्तियां, ठीक है। अर्धचालक युक्तियां नाम है, एक्चुअल नाम तो अर्धचालक युक्तियां है, वैसे इलेक्ट्रॉनिक परपल, ठीक है सर, ये वाला है। अच्छा, नेक्स्ट 17वां जो चैप्टर होगा वो इस पर होगा, 17वां जो चैप्टर है वो इसके अंदर होगा और वो 17वां चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे व संचार भौतिकी, संचार भौतिकी, ठीक है। संचार भौतिकी में क्या आता है कि साहब यहां से किसी सूचना को किसी अन्य दूर स्थान तक सूचना को कैसे भेजा जाता है, किस माध्यम से भेजा जाता है, वो सारी जो भी समस्याएं होंगी वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। बशर्ते आप लोग ईमानदारी से प्रतिदिन जो क्लासें हैं पूरी ध्यान से पढ़ें, जो भी समस्या आती है वो समस्या हमसे डिस्कस करें, जो भी प्रॉब्लम्स आती है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना, ठीक है। और आपके लिए प्रयास किया जाएगा कि आपकी हर समस्या का हल यहाँ पर किया जाए, ठीक है। हाँ जी, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, 17 चैप्टर अपने कंप्लीट। अब 17 चैप्टर कैसे कैसे हैं, कि स्थिर आवेश में तो हम ये बात करेंगे, इन चारों चैप्टर में स्थिर आवेश की बात करेंगे, इन सब के अंदर गतिशील आवेश की बात करेंगे, ठीक है। और केवल त्वरित आवेश जो गति है वो केवल इस 4 चैप्टर में बात करेंगे। बाकी ये सारे चैप्टर हमने बताई दिए कि 11th और 12th चैप्टर जो है वो प्रकाश की होगा, 13वां जो प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा, 14वां परमाणु होगा, 15वां नाभिक होगा और 8वां चुंबक है केवल, और 16वां अर्धचालक युक्ति वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ आके अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट अपने माइंड में फिट हो जाना चाहिए, ठीक है। क्लियर है सबके, है ना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आई थिंक आप लोगों के आज जो लेक्चर हुआ है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। क्लियर है सबके। तो आज के लिए इतना ही भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।